अस्सलाम वालेकुम। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स के लिए यहाँ पे आप देखें मैंने एक फ़ेसबुक पेज बनाया है। यहाँ से आप नोट्स को ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। कुछ प्रोडक्ट्स को मैंने यहाँ फ़ीचर कर दिया है, कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी पोस्ट डाली हुई है। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स की रिव्यू भी देख सकते हैं, यानी कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स लिए हैं उनके ये रिस्पॉन्सेज हैं। यहाँ पे तो थोड़ी सी मैंने स्क्रीनशॉट डाली हैं और भी बहुत से स्टूडेंट्स ने लिए हुए हैं। तो यहाँ से आप उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो रहा है नोट्स का। उसके साथ मैंने बलूचिस्तान बैच, कश्मीर इंस्टीट्यूट, हैदराबाद इंस्टीट्यूट और मुल्क से बाहर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए भी मैंने लॉ के नोट्स बनाया। तो यहाँ पे बहुत सी लगी हैं पिक्चर, साथ में यहाँ पे मैंने लिंक्स डाले हुए हैं यूट्यूब के, साथ में पास्ट पेपर्स भी मौजूद हैं, ठीक है। अगर आप फेसबुक यूज़र नहीं है आप इंस्टाग्राम से भी ले सकती हैं। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ पे भी मैंने पोस्ट डाली हुई है नोट्स की, थोड़ी सी डाली है, वैसे डाटा ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखें, ये अगर सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं आपने सिंपली व्यू कार्ड पे क्लिक करना है, सही है। जैसे ही आपने व्यू कार्ड पे क्लिक किया तो आपने प्लेस ऑर्डर पे जैसे ही क्लिक कर दिया तो आपका जो ऑर्डर है वो इस अकाउंट के एडमिन को पहुँच जाएगा, यानी कि मेरा जो ये अकाउंट है उसके एडमिन को आपका डाटा पहुँच जाएगा कि आपको ये नोट्स चाहिए, ठीक है। तो फिर वो आपको पेमेंट डिटेल बता देंगे कि कहाँ पर पे करना है। उसके साथ अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र भी नहीं है तो मैंने व्हाट्सएप का अकाउंट भी बनाया हुआ है, यानी कि ये मेरा व्हाट्सएप का अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है। यहाँ पे एक एडमिन बैठा होगा तो आप उस एडमिन से जो है क्या कि ये नोट्स ले सकते हैं। यहाँ पे देखें मैं प्रोडक्ट्स आपको खोल देती हूँ, तो ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे जाके कोई भी अगर आपको डाटा चाहिए आप खरीद सकते हैं। इसमें आपको फुल पीडीएफ फॉर्म के साथ साथ अगर आप सिंगल सिंगल चैप्टर भी लेना चाहते हैं, देखिए यहाँ सिंगल चैप्टर लगा हुआ है, एक सुना का चैप्टर डाल दिया, कुरान का, एक शुरा का, तो आप सिंगल चैप्टर के साथ से हिसाब से भी ले सकते हैं। अगर यहाँ सिंगल चैप्टर नहीं है आप एडमिन को बता दें कि मुझे जस्ट एक चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो आपको एक चैप्टर के हिसाब से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपके लिए सारी फैसिलिटीज़ रख दी हैं, चाहे आप व्हाट्सएप से लें, इंस्टाग्राम से लें, जहाँ से भी लें, तो उन सब की मैंने आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी हैं। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू वेल लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट। आज का चैप्टर है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट को हम कहते हैं प्रोसेस बाय विच कोर्ट्स इंटरप्रेट द लॉज, यानी कि जो कोर्ट्स हैं, कोई लॉ ऐसा है जो बहुत मुश्किल है या जिसकी समझ नहीं लग रही या किसी केस पे सही से अप्लाई नहीं हो रहा, तो उस लॉ को इंटरप्रिटेट किया जाता है। इंटरप्रिटेट मीन्स कि उस लॉ को सही से एक्सप्लेन करता है, कोर्ट एक्सप्लेन करता है, या फिर उस लॉ को इस तरह से यूज़ करता है कोर्ट कि वो उस केस पे फिट आ जाए। इसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। Interpretation means finding the real meaning of laws made by the legislature. Interpretation का मतलब है लॉ के पीछे बनाने का जो मकसद है, जो मीनिंग है, उसको पता लगाने का काम इंटरप्रिटेशन करता है, ठीक है। यानी कि इंटरप्रिटेशन करने का मतलब ही यही है कि एक लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन आउट कर देना, ठीक है। कोर्ट्स इंटरप्रेट लॉज टू अंडरस्टैंड व्हाट पार्लियामेंट एक्चुअली मेंट। कोर्ट्स क्या करती है कि लॉज को इस तरह से इंटरप्रिटेट करती है, ये एक्सप्लेन आउट करती है कि सही से पता लग जाए कि पार्लियामेंट ने लॉ को किस वजह से बनाया है। यानी कि पार्लियामेंट जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, जो लॉज बनाती है, कोर्ट है जुडिशियल डिपार्टमेंट, जुडिशरी की डिपार्टमेंट, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगी, लेजिस्लेटिव के बनाए हुए लॉज को इस तरह से एक्सप्लेन करेगी कि एक्सप्लेनेशन वैसी ही होगी जैसे लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने लॉ बनाया, यानी कि जिस मकसद के लिए लॉ बनाया है उसी मकसद के साथ इंटरप्रिटेशन मैच करेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, उसका मीनिंग समझ नहीं लग रही, तो जो कोर्ट है जो मीनिंग निकालेगा उसी लॉ का, वो मीनिंग उस लॉ के साथ मैच करेगा, यानी कि उस लॉ के साथ मैच करेगा तो इट मीन्स कि वो मीनिंग ठीक है। अगर मीनिंग जो कोर्ट निकालेगा वो मैच अगर नहीं करेगा उस लॉ से तो इट मीन्स कि इंटरप्रिटेशन सही नहीं हुई, ठीक है। Sometimes the words of the statute are not clear or create confusion, so the judges explain their true sense. स्टेट्यूट कहते हैं लॉज को। तो कह रहे हैं कभी कभी लॉज के जो वर्डिंग्स हैं वो अच्छे से लिखी नहीं गई होती, यानी कि जो बातें लिखी गई होती हैं उस लॉ में वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करी होती कि ये लॉ कहाँ पे अप्लाई हो सकता है या इसको अप्लाई कैसे करना है एक जज को किसी केस में, ठीक है। तो इसीलिए हमें इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, यानी कि उस लॉ को समझेंगे नहीं, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो वो लॉ कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा हमारे लिए, ठीक है। तो जजेस क्या करते हैं कि कन्फ्यूजन दूर करने के लिए जजेस उसी लॉ को
सही वाले तरीके में लेके आएंगे, यानी कि इंटरप्रिटेशन की मदद से उस लॉ को आसान करेंगे अपने लिए, या उसका एक और मीनिंग बना देंगे जो उसके साथ मैच कर रहा हो, ताकि उस लॉ का सही से मतलब निकल आए। फिर आता है इंटरप्रिटेशन हेल्प्स रिमूव डाउट्स एंड अप्लाई द लॉ फेयरली इन ईच केस। इसमें बताना है कि इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि ये डाउट्स को रिमूव कर देता है, यानी कि एक लॉ लिखा हुआ है, ठीक है, लॉ लिखा हुआ है, ठीक है, अब उस लॉ को आपने एक्सप्लेन कर दिया है, सही से इंटरप्रिटेशन करके एक्सप्लेन कर दिया है। जब उस लॉ को एक्सप्लेन कर दिया है तो इट मीन्स कि अब हम उस लॉ को सही से उन केसेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने एक्सप्लेन किया, सबसे पहले क्या चीज़ हुई, कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई, कन्फ्यूजन इज़ गॉन आफ्टर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन से कन्फ्यूजन ख़त्म होगी और डाउट्स भी ख़त्म हो गए। पहले डाउटफुल था ना कि ये लॉ लगेगा भी नहीं, लगेगा इस केस पे कि नहीं, ठीक है, पहले डाउटफुल था और कन्फ्यूजिंग था। लेकिन जैसे ही जज ने इस केस पे लॉ लगाने से पहले लॉ को समझने की कोशिश की, यानी कि इंटरप्रिटेट करने की कोशिश की और आसान करने की कोशिश की, तो अपने आप वो लॉ आसान हो गया, डाउटफुल अब नहीं रहा। तो अब हम आराम से उसको केस में यूज़ कर सकते हैं। अब इंटरप्रिटेशन करने से क्या हेल्प होती है कि लोगों को इंसाफ हम सही से दे पाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप लॉ को समझे बगैर कोई भी जज फैसला सुना देगा तो वो चीज़ गलत होती है। फिर आता है मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन के बारे में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि इंटरप्रिटेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट, यानी कि लॉ एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। इंटरप्रिटेशन करके हम उसी लॉ को आसान अल्फाज में या तो एक्सप्लेन करते हैं या उस लॉ को किस केस में अप्लाई किया जाता है, ये चीज़ भी इंटरप्रिटेशन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कह रही है कि कोई लिखी हुई चीज़ है उसको अच्छे से समझ लेना कि ये किस मकसद के लिए बनाया हुआ है ये लॉ। इट इंक्लूड्स डिफाइनिंग व्हाट लॉ मेकर्स वांटेड टू से थ्रू देयर वर्ड्स, यानी कि जो लॉ बनाने वाला इदारा है उन्होंने जो लॉ लिखा है वो किस मकसद के लिए बनाया है, किस पर्पस के लिए बनाया है। वो पर्पस हम तभी ही जान सकते हैं जब हम उस लॉ की इंटरप्रिटेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाई जजेस इंटरप्रिटेट लॉज। जजेस क्यों लॉज को इंटरप्रिटेट करते हैं, यानी कि लॉज को क्यों एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। लॉज आर मेड बाय द पार्लियामेंट बट समटाइम्स वर्डिंग्स आर अनक्लियर। आप गौर करें कि जो पार्लियामेंट का डिपार्टमेंट है वो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, उसी ने ही लॉ को बनाया है। लेकिन कभी कभी पार्लियामेंट ऐसे लॉज भी बना देती है जिसमें वर्डिंग्स क्लियरली नहीं होती, यानी कि लॉ लिखा तो जाता है लेकिन उस लॉ में क्लियरली बताया नहीं जाता कि ये लॉ कहाँ पे अप्लाई होगा, किन सिचुएशंस पे अप्लाई होगा। तो ये चीज़ें जो हैं बताता तो नहीं है पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये काम होता है जजेस का कि फाइंड करना कि ये लॉ किस केस में अप्लाई हो सकता है। सम वर्ड्स बिकम आउटडेटेड विद टाइम। ये सेकेंड लाइन का मतलब है कि जो लॉ बना होता है वो वक्त के साथ साथ नए जनरेशन पे अप्लाई नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ बातें उस लॉ में ऐसी लिखी गई होती हैं जो पास्ट वाली ही रह जाती हैं। और आजकल के जनरेशन में 2025 का साल चल रहा है, तो आजकल के दौर में ये वाला लॉ नहीं काम आ सकता, क्योंकि वो बना ही ऐसा है कि उस पर जो बातें लिखी गई हैं वो सारी पुराने केसेस पे और पुराने मामलात पे लग सकती हैं। तो इस वजह से भी हमें चाहिए कि इस तरह के लॉस को भी हम इंटरप्रिटेट करें ताकि हम पुराने लॉस से भी नए केसेस को सॉल्व करें। अगर हम इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे तो कोई भी इस लॉ को यूज़ नहीं करेगा ये सोच के कि ये पुराना है। लेकिन जजेस क्या करते हैं, पुराने लॉस को भी नए केसेस में यूज़ कर सकते हैं अगर जजेस इंटरप्रिटेशन करें उस लॉ की। नेक्स्ट हेडिंग पे लिखा है कि ड्राफ्टिंग मिस्टेक्स और ओमिशंस में एग्जिस्ट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने लॉ बनाया है या ड्राफ्ट किया लॉ को, कभी कभी लॉ के अंदर भी मिस्टेक हो सकती है, यानी कि लॉ के अगर कोई सेंटेंस लिखा है तो सेंटेंस में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं जिस वजह से जजेस को इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है, ठीक है। अब मैंने आपको 3 पॉइंट्स तो बता दिए इंटरप्रिटेशन करने के। लॉज कैन नॉट कवर एवरी पॉसिबल सिचुएशंस। अब ये है चौथा पॉइंट। अब मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ कितने पॉइंट्स बनते हैं कि जिन पे जजेस इंटरप्रिटेशन करते हैं। पहला पॉइंट हमने ये जाना कि पार्लियामेंट जो है जो लॉज बनाती है वो उसकी वर्डिंग क्लियर नहीं होती, ये 1 पॉइंट हो गया। ये रीज़न है कि जजेस इंटरप्रिटेशन करते हैं इस लॉ की, क्योंकि वर्डिंग्स क्लियर नहीं होती। दूसरा पॉइंट ये है कि जो लॉज हैं वो आउटडेटेड होते हैं, यानी कि पुराने होते हैं, गुजरते वक्त के साथ चेंज नहीं होते। इसीलिए इस तरह के लॉज के लिए भी हमें जजेस को इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। ड्राफ्ट की मिस्टेक्स भी होती हैं, ये थर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। और जो लॉ है वो हर तरह के मामलों को कवर नहीं कर पाता, ये हो गया
चौथा पॉइंट। तो ये जो 4 रीज़न्स हैं, इन 4 रीज़न्स की वजह से जजेस जो हैं इन तरह के लॉज पे इंटरप्रिटेशन करके उन लॉज को यूज़ करते हैं केसेस पे, ठीक है। यानी कि चाहे उस लॉ में मिस्टेक हुई हो, चाहे वो लॉ पुराना हो या सही से उसमें बातें ना लिखी हो, क्लियर ना हो, कुछ भी इश्यूज़ हो, जजेस जब इंटरप्रिटेशन करते हैं तो अपने आप वो लॉ केस में यूज़ करने के लिए काबिल खुद ब खुद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हम देखेंगे वो है रूल्स ऑफ द स्टेटरी इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन करने के तकरीबन 4 मेथड्स हैं, ठीक है। जजेस चाहे तो लिटरल रूल वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो गोल्डन रूल भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, मिसचीफ भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा पर्पसिव अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो चारों पॉइंट्स हैं मैंने इनको फ्लो चार्ट में बना के लिख दिए। फ्लो चार्ट से मार्क्स अच्छे आते हैं, ठीक है। यानी कि ये डायग्राम होती है जिसमें आपको पॉइंट्स में लिखने की बजाय इस तरह से चार्ट बना देना है, इससे मार्क्स अच्छे आते हैं। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को जो 4 हैं आगे डिस्कस करने लगे हैं। पहला है लिटरल रूल। लिटरल रूल का पहले आप मीनिंग जान ले। इसमें है द कोर्ट गिव्स वर्ड्स देयर प्लेन ऑर्डिनरी एंड ग्रामेटिकल मीनिंग इवन इफ इट सीम्स अनफेयर और इलॉजिकल। अच्छा, अब मैं आपको आसान अल्फाज में मीनिंग बताती हूँ। लिटरल रूल का मतलब है जो कोर्ट्स है ना, जो लॉ लिखा है उसी लॉ को एज इट इज़ एक्सप्लेन करता है, यानी कि उस लॉ में कुछ चेंजेस नहीं करता, जैसा लॉ है उसी तरह ही उसको एक्सप्लेन करता है। यानी कि अगर एक लॉ में बहुत मुश्किल वर्डिंग्स लिखी हैं तो उसको आसान करके लिख देगा। लेकिन अगर ये लॉ ऐसा हो जो लोगों को इंसाफ ना दे रहा हो और बहुत ही इलॉजिकल हो, तब भी कोर्ट उसको उसी तरह ही लिखा रहने देगी, चेंजेस नहीं करेगी। इसको कहते हैं लिटरल रूल। यानी कि एक लॉ लिखा हुआ है बड़े मुश्किल वर्ड्स में है, उसको चेंज कर देगी आसान वर्ड्स में। लेकिन अगर ये जो लॉ जो लिखा हुआ है ये बहुत ज़्यादा लोगों को नाइंसाफ़ी प्रोवाइड करेगा, लोगों को जस्टिस नहीं दे रहा, ये लॉ बहुत बेतुका सा है, इलॉजिकल है, फिर भी जो जज है वो इसको चेंज करने की बजाय एज इट इज़ ही इसको ट्रांसलेट कर देगा, मीनिंग दे देगा और वैसे ही अप्लाई कर देगा केस में। जैसे कि अगर एक केस आया है कि एक बेटे ने अपनी माँ को मार दिया है इस वजह से कि उसको प्रॉपर्टी चाहिए अपनी माँ की। अब लॉ में ये लिखा है कि अगर वालिदैन फौत हो जाए तो अपने आप प्रॉपर्टी बेटे को मिलेगी। अगर यहाँ पे ये बात लिखी है तो बेटा चाहे जान भी ले ले तब भी प्रॉपर्टी इसको मिलेगी। ये होता है लिटरल रूल, ठीक हो गया। मैंने एग्जाम्पल भी दे दी। फिर आता है पर्पस। इसका मकसद क्या है लिटरल रूल का? टू रिस्पेक्ट पार्लियामेंट्स एग्जैक्ट वर्डिंग एंड टू अवॉइड जजेस मेकिंग न्यू लॉज। लिटरल रूल फॉलो करने का मकसद ये है कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है उसको एग्जैक्टली वैसा ही रहने देना चाहिए। यानी कि उसकी वर्डिंग्स में थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं हम, लेकिन उसके अंदर उस तरह से चेंजेस नहीं ला सकते कि उसको ऑपोजिटली लॉ को यूज़ करें, बल्कि जैसा लॉ बना है वैसा ही आप उसको लोगों पे लगाओ, सिर्फ उसकी वर्डिंग्स चेंज कर लो। यानी कि एक वर्ड जैसे लिखा हुआ ना बहुत मुश्किल वर्ड्स में, तो उसको आसान कर दो। इतनी ही इजाज़त है लिटरल रूल में चेंजेस करने की, ठीक है। क्योंकि लिटरल रूल इसलिए रखा गया ताकि जजेस खुद से नए लॉज ना बना सकें और पार्लियामेंट के ही बने हुए लॉज को यूज़ करें। फिर आता है एडवांटेजेस कि क्या फ़ायदे होते हैं लिटरल रूल को यूज़ करने का। कीप्स पावर सेपरेट बिटवीन पार्लियामेंट एंड कोर्ट। इससे क्या फ़ायदा होता है कि पार्लियामेंट और कोर्ट की जो पावर्स है वो सेपरेट रहती हैं। कोर्ट ज़्यादा दखल अंदाजी पार्लियामेंट के कामों को नहीं देती, जैसा लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है वैसा ही यूज़ करती है कोर्ट, सिर्फ उस लॉ की वर्डिंग थोड़ी सी आसान कर देगी कोर्ट, इससे ज़्यादा कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, गिव क्लियर एंड फिक्स्ड मीनिंग। अब इसी का एडवांटेज का दूसरा पॉइंट ये है कि लिटरल रूल को जब हम यूज़ करते हैं ना किसी लॉ को आसान करने के लिए, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अपने आप वो लॉ आसान हो जाएगा जब हम उस पर लिटरल रूल यूज़ करेंगे। लिटरल रूल अगर यूज़ नहीं करते, लॉ को ऐसे ही रहने देते हैं, तो वो वर्डिंग्स उसकी मुश्किल होंगी। तो लिटरल रूल यूज़ करके वर्डिंग्स आसान हो जाते हैं, ये हमें फ़ायदा मिलता है। और मीनिंग भी इनका फिक्स रहता है, यानी कि जो मुश्किल वर्ड्स का मीनिंग था वही से मीनिंग उस दूसरी चेंज हुए वर्डिंग्स का भी होगा। यानी कि यहाँ वर्डिंग्स मुश्किल हैं, यहाँ वर्डिंग्स आसान है, लॉ सेम ही है, लेकिन लिटरल यूज़ करके वर्डिंग्स आसान कर दी, लेकिन जो मीनिंग इसमें दिया था वही मीनिंग इसका भी होगा, ठीक है। ये बात यहाँ लिखी। अब डिसएडवांटेजेस इसके देख लेते हैं। मे क्रिएट अनफेयर एंड एब्सर्ड रिजल्ट, इग्नोर्स द ट्रू इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट। अनफेयर का मतलब है कि अगर हम इसी तरह के लॉ को यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी लोगों को इंसाफ नहीं दे रहा, उसी को हम बेशक आसान अल्फाज में भी कर दें, तब भी ज़ाहिरी बात हम एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं उसको, तो लॉ तो इंसाफ नहीं दे रहा। और यही जो लॉ है वो एब्जर्व्ड है, यानी कि उसको यूज़ करने से
नाइंसाफ़ी होगी, लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैंने इसकी एग्जांपल इस तरह से आपको दी थी कि एक बेटे ने अगर माँ को मारा है प्रॉपर्टी के लिए, तो जान लेना क्राइम है, जान लेना एक जुर्म है, लेकिन लॉ के मुताबिक बेटे को प्रॉपर्टी फिर भी मिलेगी क्योंकि उसके वालिदैन के बाद अब वही वारिस है, ठीक है। तो अगर हम इस तरह के लॉ को अप्लाई करा देंगे इस तरह के मुजरिम के ऊपर, तो ऐसे तो फिर सारे मुजरिम अपने वालिदैन को मारने लग जाएंगे। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि अगर हम इस तरह के लॉ को यूज़ करेंगे तो इससे एब्जर्व्ड रिजल्ट निकलेगा, यानी कि बहुत ही खौफनाक रिजल्ट निकलेगा, क्रिमिनल्स को फिर फ़ायदा मिलने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात लिखी है कि लिटरल रूल कोर्ट्स यूज़ तो करती हैं, लेकिन ये काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि इनके लॉज को कोर्ट चेंज नहीं कर पाती, एज इट इज़ यूज़ करना पड़ता है, तो इससे रिज़ल्ट कभी कभी बहुत ही बेतुका निकलता है और लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता, ठीक है। केस अगर देखें इस पर, तो इसमें केस मैंने लिखा हुआ है वेटले वर्सेस दी चैपल 1868। अब आपको मैं पहले बता दूं कि इस वाले सब्जेक्ट में मैंने केस लॉज बहुत ज़्यादा डाले हुए हैं। पहली बात तो ये, केस लॉज लिखने से आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। केस लॉ अगर आप नहीं लिखते तो जितने मार्क्स आप चाहते हो उतने आपको नहीं मिलेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हमारे 70s नहीं आते, हमारे 60s में नहीं आते। इतने अगर आप चाहते हो तो आपको केस लॉज लाजमी डालने होते हैं। केस लॉज की बहुत अहमियत है। इसकी अहमियत आपको तब पता चलेगी जब आप कोर्ट में प्रैक्टिसिंग स्टार्ट करोगे। प्रैक्टिस करते वक्त भी जजेस केस के रेफरेंस पूछते हैं कि आप जो है, जज कहेंगे आपसे जब आप प्रैक्टिस करना जाओगे ना तो आपको केस पेश करते हो, आपका केस तभी जज सुनेगा जब उस केस के अंदर कोई पुराना केस मौजूद हो, यानी कि आपका जो नया केस है उसको प्रूफ करने के लिए आप किसी पुराने केस का जिक्र करोगे तो जज फिर आपकी बात पे गौर करेगा। तो समझें जब प्रैक्टिस में ये इतना अहम है तो आपके नोट्स में भी, आपके एग्ज़ाम में भी इन केस लॉज की बहुत अहमियत होती है, तो याद रखा करें। तो ये जो फर्स्ट केसेस में क्या हुआ कि मैन हु वोटेड इन द नेम ऑफ द डेड पर्सन वाज नॉट गिल्टी बिकॉज द डेड पर्सन वाज नॉट अ लिविंग वोटर अंडर द लिटरल रूल शोइंग हाउ लिटल मीनिंग कैन क्रिएट एब्जर्व्ड रिडिकुलस। अच्छा, अब यहाँ पे देखें एक बंदे ने क्या किया, किसी मरे हुए बंदे का नाम वोटर लिस्ट में डाल दिया, यानी कि जो वोटिंग करने के लिए इंसान चाहता है ना वो ज़िंदा होना चाहिए, लेकिन इस बंदे ने क्या किया, किसी मरे हुए इंसान का वोट जो है वोटिंग लिस्ट में इसका नेम डाल दिया और इसका जाके इसने वोट दिलवा दिया, ठीक है। अब जब कोर्ट ने इसको अरेस्ट किया या पुलिस ने अरेस्ट किया तो ये बंदा इसलिए रिहा हो गया कोर्ट से, इसको सज़ा नहीं मिली क्योंकि इसके केस में लिटरल रूल को यूज़ किया गया, यानी कि लॉ जो यूज़ हुआ था एज इट इज़ यूज़ कर दिया इस पर। यानी कि लॉ में लिखा था कि एक बंदा जो डेड है उसका अगर वोट लग भी जाए तो भी उस बंदे को सज़ा नहीं मिलेगी और जिसने भी उसका वोट डाला है उसको भी नहीं मिलेगी। इस तरह का कोई केस है, ठीक है। अब ये रिहा हो गया, तो आप खुद देख लें ये कितना बेहुदा और कितना अजीब सी बात है कि एक बंदे ने खुद ही किसी मरे हुए बंदे को इलीगल तरीके से यूज़ किया और फिर वो रिहा भी हो गया। तो इसीलिए कोर्ट्स क्या करती हैं, लिटरल रूल से ज़्यादा वो बाकी के रूल्स को प्रेफर करती हैं। 4 थे ना, पहला लिटरल रूल था, तो लिटरल रूल तब यूज़ करती हैं कोर्ट जहाँ लगे कोर्ट को कि हाँ हम लिटरल रूल यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे कोर्ट लिटरल रूल की बजाय दूसरे रूल्स यूज़ कर लेती हैं, जहाँ उनको लगे कि इंसाफ नहीं मिल रहा लिटरल रूल से, तब वो दूसरे रूल्स यूज़ करती हैं। अब यहाँ पर देखें कि इंसाफ तो मिल रहा था इसलिए कोर्ट ने लिटरल रूल्स को यहाँ यूज़ कर लिया। अगर यहाँ पे इंसाफ ना मिल रहा होता, एक मुजरिम को रिहा किया जा रहा होता गलत कामों पे, तो फिर तो ज़ाहिर बात है यहाँ दूसरा रूल लगता लिटरल रूल की जगह। बट यहाँ इतना कोई बड़ा केस तो नहीं था, कोई बहुत ही बड़ा क्राइम तो नहीं था, इसलिए इधर लिटरल रूल यूज़ कर लिया इस केस में। अब हमारे पास आ जाता है गोल्डन रूल। अब यहाँ पे देंगे जो बेटा है वो अपनी माँ को मार रहा है सिर्फ इतनी सी बात पे कि इसको प्रॉपर्टी चाहिए, पैसा चाहिए, ताकि इसकी माँ जब फोत होएगी तो अपने आप प्रॉपर्टी इसको मिलेगी, ठीक है। अब आता है गोल्डन रूल। यहाँ पे गोल्डन रूल अप्लाई होगा, लिटरल रूल नहीं होगा। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे लिटरल रूल क्यों नहीं अप्लाई होगा, वो आपको इसी के अंदर समझ लगेगी। सबसे पहले हम गोल्डन रूल का मीनिंग देखते हैं। यूज्ड व्हेन द लिटरल मीनिंग गिविंग एब्जर्व्ड और अनजस्ट रिजल्ट। गोल्डन रूल तब यूज़ किया जाता है जब लिटरल रूल यूज़ करने से जो डिसीजन है वो डिसीजन काफ़ी बेतुका है, ठीक है। यानी कि अगर डिसीजन दे रहा है जज और वो लिटरल रूल यूज़ कर रहा है तो उस डिसीजन में काफ़ी ख़राबी है। तो उस डिसीजन को दुरुस्त करने के लिए कोर्ट क्या करेगी, लिटरल रूल यूज़ करने की बजाय गोल्डन रूल यूज़ करेगी, सही है। द कोर्ट चेंजेस द मीनिंग स्लाइटली टू अवॉइड नॉनसेंस। गोल्डन रूल में क्या होता है कि एक जो लॉ बना हुआ है उस लॉ का जो मीनिंग है या जो पर्पज़ है वो थोड़ा सा चेंज कर देगी ताकि उस लॉ को और सही बनाया जा सके, ठीक है। यानी कि अगर लॉ में कोई बात लिखी गई है तो उस लॉ को थोड़ा सा इस तरह से चेंज कर दिया जाएगा कि वो यूज़ करके किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए, ठीक है। पर्पज़ आपने इसका बताना है गोल्डन रूल का, टू गिव अ रीजनेबल मीनिंग
दैट फिट्स द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स मैंने सर्कल इसलिए किए हैं कि एक लॉ अगर बनाया है पार्लियामेंट ने या लॉ मेकर ने, जो कोर्ट है वो क्या करेगी, उस लॉ का जो मीनिंग है या पर्पस है थोड़ा सा चेंज कर देगी। जैसे कि एक लॉ लिखा हुआ है कि माँ बाप जब फोत हो गए तो बेटे को प्रॉपर्टी मिल जाएगी, सही है, ये था लॉ। कोर्ट क्या करेगी, इस लॉ में चेंजेस ऐसे कर देगी कि इस वाले लॉ में लिख देगी कि अगर बच्चे ने, औलाद ने अपने माँ बाप की जान ले ली तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी में से भी कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा जेल हो जाएगी। यानी कि ये जो पोर्शन है कोर्ट ने खुद ऐड किया है इस वाले लॉ में, ताकि कोई भी इंसान क्राइम करने ना जाए। और ये इसलिए कोर्ट ने ऐड किया था कि लोगों को एहसास हो जाए कि वो जुर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात लिखी है कि कोर्ट्स इसलिए इस लॉ को चेंज करती है ताकि वो रीज़नेबल बन जाए और जो लॉ बनाने वाला इदारा है उसके इंटेंशन के साथ भी मैच हो सके। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो लॉ बनाने वाला इदारा है उनके पास उतना टाइम नहीं कि हर लॉ को इतना लंबा लंबा करके एक्सप्लेन करें, वो तो 1-2 लाइंस में लिख के एक्सप्लेन कर देती है, लेकिन उनकी टेंशन भी यही होती है कि हर बंदे को इंसाफ मिले, ठीक है, सही तरीके से प्रॉपर्टी मिले, ना कि कोई किसी को मार के प्रॉपर्टी ले। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि पर्पस जो है लॉ मेकर का और कोर्ट का सेम ही होता है, चाहे कोर्ट उसमें थोड़ी सी चेंजेस भी कर ले। फिर आता है एडवांटेजेस, यानी कि क्या फ़ायदे हमें मिलते हैं जब हम गोल्डन रूल को यूज़ करते हैं। अवॉइड्स एब्जर्व्ड और अनफेयर जजमेंट्स, यानी कि जब हम गोल्डन रूल्स को यूज़ करते हैं तो जो रिज़ल्ट निकलता है, जो डिसीजन निकलता है केस का, वो बहुत सही होता है और जो डिसीजन है वो गंदा नहीं निकलता। जैसे कि लिटरल रूल की बात की जाए तो लिटरल रूल में काफ़ी कंफ्यूजिंग, फजूल सा रिज़ल्ट और फजूल सा जजमेंट बनती है। आपने ऊपर वाला केस जब देखा था जिसमें एक मैन ने एक डेड पर्सन का वोट डाल दिया, आप खुद देखो कितना बेतुका उसने हरकत की और डिसीजन भी काफ़ी बेतुका सा निकला। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम गोल्डन रूल यूज़ करते हैं, इसलिए ये अवॉइड करता है इस तरह के स्टूपिड एक्शंस को, ताकि लोगों को सही डिसीजन उनको मिल सके, सही जजमेंट मिल सके। करेक्ट्स मिस्टेक इन ड्राफ्टिंग, और गोल्डन रूल यूज़ करने से जो मीनिंग होता है लॉ का उसको करेक्ट भी किया जा सकता है। अगर एक लॉ के अंदर एक बात लिखी गई है और वो ठीक ना लग रही हो कोर्ट्स को, तो गोल्डन रूल यूज़ करने से उसको थोड़ा सा चेंज करता है कोर्ट, ताकि उसका मीनिंग और बेहतर किया जा सके। इसको कहते हैं ड्राफ्टिंग। लाइक लॉ लिखा हुआ है, उस लिखने वाली चीज़ को हम ड्राफ्टिंग का नाम देते हैं। तो वो जो ड्राफ्ट बना है उसको थोड़ा सा चेंज कर देना गोल्डन रूल की मदद से, ताकि मीनिंग सही हो जाए, ये चीज़ करती है गोल्डन रूल। उसके अलावा प्रोमोट्स जस्टिस एंड फेयरनेस। गोल्डन रूल यूज़ करने से क्या होता है कि लोगों को इंसाफ मिलता है, जस्टिस मिलती है और फेयरनेस। डिसएडवांटेजेस इसकी देखते हैं। गिव्स जजेस सम पावर टू मॉडिफाई द लॉ। इसका डिसएडवांटेजेस ये होता है कि जो जजेस हैं उनके पास लॉ को चेंज करने की पावर्स आ जाती हैं। पिछले वाले में हमने ये देखा लिटरल रूल में कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया, यानी कि लॉ मेकर की जो अथॉरिटी है पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है, उसने जो लॉ बनाए उसको जज चेंज नहीं करता, सिर्फ उनके बनाए हुए लॉ को आसान करके एक्सप्लेन करता है। लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि जज के पास ये इख्तियार आ जाता है कि जो बना हुआ लॉ है उसको वो अपने हिसाब से चेंज कर सकता है थोड़ा सा। ये डिसएडवांटेजेस है। केस इसमें मैंने डाला हुआ है री सिग्सवर्थ 1935 का। A son murdered his mother and wanted to inherit her property. The court stopped him by using the golden rule to prevent injustice. ये जो केस है इसकी तस्वीर भी यहाँ पे मैंने लगा दी है। इसमें एक सन है, अपने माँ को मारा है सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है द सन मर्डर्ड हिज मदर फॉर द प्रॉपर्टी, क्योंकि गोल्डन रूल से पहले जो लिटरल रूल है उसके मुताबिक क्या होता कि अगर सन मार देता अपनी माँ को तो इसको प्रॉपर्टी मिल जाती। ये था लिटरल रूल में, जो कि गलत हरकत है। लेकिन गोल्डन रूल की वजह से जो सन है उसको प्रॉपर्टी नहीं मिल सकी। तो यहाँ पे ये जो सन है कोर्ट में खड़ा हुआ है कॉन्फिडेंटली, इसको लग रहा है इसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो यहाँ पे जज ने गोल्डन रूल को यूज़ करते हुए कहा नो इनहेरेंट फॉर मर्डरर्स, यानी कि जिस इंसान ने मर्डर किया है अपने वालिदैन को उसको प्रॉपर्टी बिल्कुल भी इनहेरिट नहीं होगी। ये हो गया गोल्डन रूल। अगर यहाँ पे लिटरल रूल यूज़ किया जाता तो इसको प्रॉपर्टी मिल जाती, लेकिन जज ने इंसाफ देना था इसलिए उन्होंने गोल्डन रूल को यूज़ किया। यही बात यहाँ पे लिखी है। अगर गोल्डन रूल ना यूज़ करते तो नाइंसाफ़ी हो जाती। तो इनजस्टिस को रोकने के लिए गोल्डन रूल को यूज़ किया गया। फिर आता है मिसचीव रूल। ये जो मिसचीव रूल है इसमें क्या होता है कि जो लॉ बना हुआ है
वो लॉ कहाँ पे हेल्प हमें कर सकता है, इसलिए हम मिसचीफ रूल को यूज़ करते हैं। जैसे कि एक जगह एक इंसान साइकिल चला रहा है, वो साइकिल सड़क पे ही चला रहा है, एक और बंदा मोटरसाइकिल चला रहा है, वो भी सड़क पे चला रहा है, दोनों एक ही जगह पे साइकिल चला रहे हैं, एक मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ है, एक साइकिल पे। तो एक्सीडेंट किसका हुआ है? मोटरसाइकिल वाले का, लेकिन उसी एरिया में साइकिल, नॉर्मल साइकिल भी चलाई जा रही है। तो मिसचीफ रूल क्या करेगा, जो रूल्स उन्होंने मोटरसाइकिल के लिए लगाए होंगे कि मोटरसाइकिल सेफ रहे, वह वही रूल्स वो साइकिल पे भी लगा देंगे। इसका मकसद ये है कि प्रॉब्लम को देखा जाए कि प्रॉब्लम क्या है, यानी कि ये वो लॉज होते हैं जो जजेस तब यूज़ करते हैं जब उनको कोई प्रॉब्लम दिखे। पर्पस इसका क्या है? टू फिल इन गैप्स लेफ्ट बाय द ओल्ड लॉ एंड अप्लाई द एक्ट इन अ फेयर वे। इसका पर्पस ये है कि अगर कोई ऐसा केस आया है जो यूनिक है, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा साइकिल चला रहा है नॉर्मल फुटपाथ पे, लेकिन उसी फुटपाथ पे लोग बड़ी साइकिल्स भी चला रहे हैं, तो उस बच्चे को नुकसान ना हो इसलिए लोग, जो जजेस हैं, वो क्या करेंगे, साइकिल को भी चलाने से रोक देंगे उस फुटपाथ पे। वो कहेंगे साइकिल भी आप ना चलाएं। तो जब साइकिल को चलाने से रोक दिया जाएगा, अपने आप उस बच्चे ने जो छोटा सा चीज़ चलाई है उसको भी चलाने से रोक दिया जाएगा। यानी कि एक चीज़ को ठीक करने के लिए किसी और चीज़ की एग्जाम्पल लगा देना, ये चीज़ भी मिसचीफ रूल के अंदर आता है। यानी कि एक चीज़ के गैप को पूरा करने के लिए जो दूसरी चीज़ हुई है उसी को इस पे अप्लाई करके जजेस केस को सॉल्व करते हैं। एडवांटेजेस इसके क्या होते हैं? अडॉप्ट्स लॉ टू मॉडर्न सिचुएशंस, हेल्प्स अचीव जस्टिस एंड पर्पस ऑफ लॉ। यहाँ पे लिखा है कि जो लॉ है उसको मॉडर्न सिचुएशन के हिसाब से ढाल देना। यानी कि एक केस हुआ था 1990s में, ठीक है, 1990s में केस हुआ था कि एक गाड़ी जो है सड़क पे ज़्यादा स्पीड पे नहीं चल सकती। अब उसी सड़क पे मोटरसाइकिल चल रहे हैं, अब वो जो मोटरसाइकिल चल रहे हैं वो ज़्यादा स्पीड पे चल रहे हैं, और ये जो मोटरसाइकिल चल रहे हैं ये 2025 में ये केस आया है। अब जज क्या करेंगे, जो पास्ट में केस हुआ था 1990s में, उसी केस को इस नए केस पे अप्लाई कर देंगे और कहेंगे कि जैसे पास्ट में गाड़ियों की स्पीड पे लिमिट लगी थी, वही लिमिट हम अब मोटरसाइकिल्स पे भी लगवा देंगे। इससे क्या फ़ायदा होता है कि पुराने जो लॉज हैं वो नए लॉज के साथ फिट हो जाते हैं, यानी कि नए केसेस पे फिट हो जाते हैं, चाहे वो लॉ 10 साल पुराना हो या 20 साल पुराना भी हो या उससे भी ज़्यादा पुराना। ये फ़ायदा होता है मिसचीफ रूल को यूज़ करने का। फिर इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। जजेस में एक्ट लाइक लॉ मेकर्स, डिसीजंस में डिपेंड ऑन जजेस पर्सनल व्यू। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जजेस खुद ही लॉ मेकर का रोल अदा करने लग जाते हैं, ठीक है, यानी कि लॉ को खुद ही लिखने का काम करने लग जाते हैं, और डिसीजन जो है जज अपने व्यू के मुताबिक देता है। ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट फिर भी लोग इसको नेगेटिव रखते हैं, क्योंकि जो लॉ मेकर है सिर्फ उन्हीं के पास इजाज़त होती है लॉ लिखने की, लेकिन जजेस के पास नहीं। लेकिन मिसचीफ रूल को यूज़ करने से जजेस के पास भी ये पावर्स आ जाती है। नेक्स्ट हेडिंग इज़ केस। इसमें भी मैंने एक केस डाला। अब यहाँ पे ये देखें कि ये बंदा थका हुआ है, नशे में है, और नशे में ये साइकिल चला रहा है। फिर क्या हुआ, इसका एक्सीडेंट हो गया, इसको चोटें लग गई। अब ये केस हम देख लें, इस केस में क्या हुआ। ये केस है कॉर्करी वर्सेस कारपेंटर का केस है, जो 1951 में हुआ। अ मैन वाज ड्रंक, यानी कि नशे में था, एंड राइडिंग हिज बाइसाइकिल ऑन अ पब्लिक रोड, यानी कि पब्लिक रोड थी और नशे में ये साइकिल चला रहा था। पुलिस अरेस्टेड हिम अंडर अ लॉ विच अलाउड पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन हु इज़ ड्रंक। पुलिस ने इस बंदे को अरेस्ट किया उस लॉ के मुताबिक जिस लॉ में ये लिखा हुआ था कि एक बंदा अगर नशे में है, चाहे वो गाड़ी भी चला रहा है या साइकिल चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाए क्योंकि वो सेंसेस में नहीं होता। इन चार्ज ऑफ कैरेज ऑन द हाईवे। अच्छा, जो लॉ था बेसिकली, वो लॉ साइकिल के ऊपर बना नहीं हुआ था, ठीक है, वो साइकिल के ऊपर बना नहीं हुआ था वो लॉ जिसके ऊपर पुलिस ने इसको अरेस्ट किया। वो लॉ बना हुआ था कैरेजेस पे, यानी कि जो गाड़ियां हैं जो लोगों को लेके जाती हैं इधर उधर, उनके लिए वो लॉज बना था कि अगर कोई बंदा गाड़ी चलाता है ड्रंक होके नशे में तो उसको अरेस्ट किया जाए। तो ये लॉ पुलिस ने और जजेस ने इस बंदे पे अप्लाई करवा दिया। ये चीज़ हुई मिसचीफ रूल, ठीक है, कि एक पुराने लॉ को नए सिचुएशन के साथ जोड़ के डिसीजन देना। तो ये चीज़ यहाँ पे हुई थी, ठीक है। कोर्ट ने खुद कहा था इस बंदे को अरेस्ट करो, ठीक है, पुलिस के पास पहले पावर नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने खुद कहा कि फ़लाँ लॉ को
फ़लाँ लॉ में अगर बताया गया है कि कैरेजेस भी नहीं आप चला सकते जब आप ड्रंक हो, तो साइकिल भी आप नहीं चला सकते अगर आप ड्रंक हो। तो ये होता है मिसचीव रूल। सही है। द लॉ डिड नॉट मेंशन बाईसाइकिल, सो द क्वेश्चन वाज इज़ अ बाईसाइकिल कैरेज। अब यहाँ पे आप देखें कि जो लॉ है उसमें बाईसाइकिल का नाम नहीं था, लेकिन हम बाईसाइकिल को क्या कैरेज कह सकते हैं? आप कहेंगे लिटरल रूल कहता है। अगर हम लिटरल रूल इस केस में फॉलो करते तो लिटरल रूल तो कभी भी इस बंदे को जेल में ना डालती, ना ही अरेस्ट करती, क्योंकि लिटरल रूल में साफ लिखा हुआ है कैरेज, बाईसाइकिल का नाम नहीं था। लेकिन जब हमने लिटरल रूल यूज़ करने की बजाय मिसचीव रूल यूज़ किया तो वो ज़्यादा बेहतर था। अब यहाँ पे हम इस सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। बट इफ़ लिटरल मीनिंग इज़ यूज्ड, ड्रंक राइडर्स ऑन बाईसाइकिल्स वुड नॉट बी पनिश विच इज़ डेंजरस। यहाँ पे कह रहे हैं अगर हम इस मामलात में भी, इस केस में भी लिटरल रूल यूज़ कर लेते तो ये जो बंदे हैं ना इस तरह के, ये रिहा हो जाते। तो ये बार बार ड्रंक हो गए, ड्रिंक करके बार बार साइकिल चलाते रहते। तो एक दफ़ा तो इनका नुकसान अपना हुआ है, क्या पता अगली दफ़ा ये किसी और की जान ले लेते। ठीक है, इसलिए इस तरह के लोगों को जो ड्रंक हों, चाहे वो साइकिल पे चलाएं चाहे या गाड़ी पे जाएं, दोनों हालात में ये डेंजरस होते हैं ऐसे बंदे जो ड्रंक हों। ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। लेकिन कोर्ट ने इस पे क्या डिसीजन दिया है? जो जज थे उन्होंने कहा कैरेज मस्ट इंक्लूड बाईसाइकिल बिकॉज द पर्पस ऑफ लॉ वाज टू कंट्रोल ड्रंक ड्राइविंग। अब जज ने ये कहा कि कैरेज के साथ बाईसाइकिल का नाम भी होना चाहिए लॉ के अंदर, क्योंकि जो लॉ बनाया गया था ना कैरेजेस के लिए, जिसपे ये बताया गया कि एक इंसान जो ड्रंक हो वो कैरेज को नहीं चला सकता। कैरेज मीन कोई गाड़ी या कोई बस या कोई ऐसी चीज़ जिस पे आप लोगों को बिठा के लेके जा सकते हो, वो होता है कैरेज। तो कैरेज में कोई भी वो बंदा कैरेज को नहीं चला सकता जो ड्रंक हो। तो जज कहता है कि ये लॉ बेसिकली बनाया ही इसलिए गया ताकि ड्रंक ड्राइवर्स को रोका जा सके। तो अगर ड्रंक ड्राइवर्स को रोकना है तो कैरेज के अंदर फिर बाईसाइकिल पे भी कोई बंदा जाएगा तो उसको भी रोका जाएगा। अगर वो बंदा जो है स्कूटी भी चला रहा होगा, कोई छोटी सी चीज़ भी चला रहा होगा, लेकिन वो नशे में हुआ तब भी उसको रोका जाएगा। ये बात जज ने बोली। इसीलिए यहाँ पे मिसचीव रूल अप्लाई किया और इस बंदे को अरेस्ट कर दिया गया जो कि ड्रंक था और ड्रंक होकर साइकिल चला रहा था। फिर आता है पर्पसिव अप्रोच। द कोर्ट लुक्स एट द ओवरऑल पर्पस और इंटेंशन बिहाइंड द लॉ रादर देन ओनली द वर्ड्स। इसमें क्या होता है कि जज क्या करता है, लॉ के बनाने के पीछे जो वजह है, जो इंटेंशन है, उस पर ज़्यादा तवज्जो देता है। ये होता है पर्पसिव अप्रोच। यूज़ इसका देख लेते हैं। ऑफन यूज्ड फॉर यूरोपियन यूनियन एंड इंटरनेशनल लॉ, यानी कि ये लॉज, ये जज जो है पर्पसिव अप्रोच को तब यूज़ करते हैं जब कोई यूरोपियन यूनियन का केस लगा हो कोर्ट में या इंटरनेशनल लॉ का कोई केस लगा हो कोर्ट में। ठीक है, तब कोर्ट क्या करती है, कोई लॉ बना हुआ है इन केसेस पे, तो उस लॉ के पीछे वजह ढूंढती है कि क्या वजह है इस लॉ को बनाने की और किस वजह से ये लॉ बनाया, तब ही वो उस केस को सॉल्व करने के लिए उस लॉ को यूज़ करेगी। फिर आता है एडवांटेजेस। मेक द लॉ इफेक्टिव एज पार्लियामेंट इंटेंडेड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर जज पर्पसिव अप्रोच को यूज़ करेंगे तो लॉ का जो यूज़ होगा वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगा। कैसे कि पार्लियामेंट ने जिस नीयत से, जिस इंटेंशन से उस लॉ को बनाया था, जब जजेस को पार्लियामेंट की इंटेंशन पता चल जाएगी कि किस इंटेंशन से उन्होंने लॉ बनाया, तब ही उस लॉ को जज ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। यहाँ मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है कि जो सोच के पार्लियामेंट ने लॉ बनाए वैसे ही जजेस ने लॉस को लोगों पर यूज़ करें। ठीक है, यानी कि जिस नीयत से पार्लियामेंट चाहती थी कि हमने ये लॉ बनाया है वैसे ही अप्लाई किया जाए, तो उसी चीज़ को जब जजेस जान जाते हैं, उसी नीयत को, उस पर्पस को कि लॉ इस पर्पस के लिए बनाया गया, तो उसी पर्पस के साथ जब जज उस लॉ को किसी केस में यूज़ करेंगे तो उस केस को भी बड़ा फ़ायदा होगा। ये बात यहाँ पे लिखी है। अवॉइड अनफेयर और नैरो मीनिंग। अगर हम पर्पसिव अप्रोच को यूज़ करेंगे तो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। ठीक है, और जजेस का जो दिमाग है वो छोटा नहीं रहेगा, यानी कि जब जजेस बहुत गौर से किसी लॉ के पीछे पर्पस जानने की कोशिश करेंगे तो उनका दिमाग और ज़्यादा वर्क करेगा और वो सोचेंगे अच्छा ये लॉ इसलिए बनाया गया तो ये इस तरह के केस पे अप्लाई होगा, अच्छा इस केस पे अप्लाई हो रहा है तो क्यों अप्लाई हो रहा है, लॉ में इसका पर्पस क्या है। यानी कि बहुत बारीकी से जब वो जानेगा इस चीज़ को तो केस में भी बड़ी जो है कामयाबी मिलेगी। इसमें आप केस लॉ देख सकते हैं, पिक्स्टोन वर्सेस दी फ्री मैंस PLC 1989 में ये केस हुआ। इसमें औरत जो थी ना मर्द के बराबर ही काम करती थी, लेकिन मर्द को सैलरी ज़्यादा मिलती थी और औरत को सैलरी कम मिलती थी। यहाँ पे औरत खुद से कह रही है कि मैं भी इस लड़के जितना काम करती हूँ लेकिन पे मुझे कम मिलती है।
ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस केस में कैसे एक पर्पसिव अप्रोच को यूज़ किया। अ वुमन वर्कर वॉज पेड लेस देन मेल वर्कर्स, शी क्लेम्ड इक्वल पे। यूके लॉ wording was not very clear, and if a judge used literal meaning, then women like her would not get equal pay protection. यहाँ पे देखेंगे ये जो औरत थी इसको कम पैसे मिल रहे थे, जबकि काम ये मर्द के बराबर ही कर रही थी और मर्द को ज़्यादा मिल रहे थे। लेकिन यूके के लॉ के मुताबिक अगर लिटरल रूल को हम यूज़ करते इस केस में भी, तो औरत को उसी तरह ही कम पैसे मिलते रहते और मर्द को ज़्यादा। तो यहाँ पे लिटरल रूल को यूज़ करने की बजाय जज ने क्या किया, पर्पसिव अप्रोच को यूज़ किया। अब देखते हैं जज ने कैसे पर्पसिव अप्रोच को दिया। यहाँ पे डिसीजन देखते हैं। द हाउस ऑफ लॉर्ड यूज दी पर्पसिव अप्रोच। अब यहाँ सोच रहे होंगे कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स का नाम क्यों लिखा है। अगर आपने यूके यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो यूके के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है जज का भी काम करते हैं, यानी कि यहाँ पे ये एक तरह का कोर्ट सिस्टम भी है, यानी कि यहाँ पे कुछ जजेस भी बैठे होते हैं, ठीक है। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ना, उन्होंने पर्पसिव अप्रोच को यूज़ किया इस केस में। उन्होंने क्या कहा कि दे सेड द पर्पस ऑफ द इक्वल पे एक्ट वाज टू प्रोटेक्ट वुमेन। ये कह रहे थे कि ये जो एक्ट बनाया है इक्वल पे एक्ट का, ये बनाया ही इसलिए गया ताकि औरतों को भी प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है। वर्कर्स एंड मेक श्योर दे रिसीव इक्वल ट्रीटमेंट लाइक मैन। ये जो एक्ट है ना, ये एक्ट जब बना है ऑलरेडी यूके के अंदर, इसको कोई यूज़ ही नहीं कर रहा था, तभी औरतों को पैसे कम मिल रहे थे। तो हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा कि पर्पसिव अप्रोच को यूज़ करें और जो एक्ट बना है औरतों के लिए उसको यूज़ करें। जिस एक्ट ने ये बताया है औरतें चाहे जो भी काम करें उनको इक्वल ट्रीटमेंट उनको मिले, यानी कि वो जिस भी जॉब पे हैं मर्द के बराबर काम कर रहे हैं तो उनको उस हिसाब से पे मिले, ठीक है, कम नहीं मिलनी चाहिए पे। Also, the UK law had to be interpreted in line with EU laws because at that time EU laws protected equal pay right very strongly. यहाँ पे ये बात लिखी है कि यूके के जो लॉज हैं ना वो EU लॉज के साथ ही चलते हैं, एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, क्योंकि ये जो दोनों लॉज हैं वो एक तरह से औरतों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यानी कि काफ़ी लंबी तफसील है, बस छोटी सी बात मैंने यहाँ पे बता दी है, ठीक है। सो द कोर्ट इंटरप्रेटेड द यूके लॉ इन पर्पस वे टू गिव फीमेल वर्कर्स इक्वल पे। यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया, यूके के जो कोर्ट्स हैं उन्होंने क्या किया कि इस केस में पर्पसिव अप्रोच को इसलिए यूज़ किया ताकि औरतों को भी बराबर की पे मिल सके, सही है। अब मेथड कोर्ट यूज ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन। अब मेथड क्या यूज़ करते हैं कोर्ट इंटरप्रिटेशन करते वक्त। यहाँ पे तकरीबन मेथड्स मैंने तकरीबन 2 ही लिखे हैं, ठीक है। पहला मेथड है इंट्रिंसिक एड्स, दूसरा है एक्सट्रिंसिक एड्स। These are clues found inside the act such as preambles, headings or explanation. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब भी जज इंटरप्रिटेशन करता है तो वो उस एक्ट को, यानी कि जहाँ से जज लॉ लेता है ना, वो बेसिकली एक एक्ट होता है। अगर आपने माइनर एक्ट पढ़ा है या आपको मैं आसान अल्फाज में तो समझाऊँ, आपने CRPC पढ़ा हो, ये पूरा एक कोड है। इसके बेयर एक्ट्स अगर आपने देखे हैं तो बेयर एक्ट के शुरू में एक प्रेम्बल आता है, ठीक है। तो ये बेयर एक्ट क्या है, एक एक्ट है, यानी कि जहाँ से एक जज कोर्ट का जिस एक्ट से वो लॉ लेता है तो लॉ को डायरेक्ट समझने से पहले उस एक्ट के प्रेम्बल को समझने की कोशिश करता है और उस एक्ट को समझने की कोशिश करता है कि वो एक्ट किस पर्पस के लिए बनाया गया, उसका प्रेम्बल किस पर्पस के लिए बनाया गया। उसके बाद ही हमें उस एक्ट के लॉ के बारे में समझ लगेगी। यानी कि एक बेयर एक्ट है किसी सब्जेक्ट का, तो उसके सबसे पहले आप एक्ट के बारे में जानो कि किस लिए बनाया गया, उसका प्रेम्बल देखो, फर्स्ट पेज पे एक प्रेम्बल होता है, वो देखो प्रेम्बल क्या लिखा हुआ है। अच्छा, प्रेम्बल का पता ही नहीं होता किसी को। प्रेम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, यानी कि ये एक्ट का क्या इंट्रोडक्शन है, इसमें क्या क्या आएगा इस एक्ट के अंदर, उसको प्रेम्बल कहते हैं। तो ये जब चीज़ें जब जज जानता है उसके बाद ही जज उस लॉ को समझ पाता है सही से, इसको कहते हैं इंट्रिंसिक एड्स। फिर आता है एक्सट्रिंसिक एड, इसमें है दीज कम्स फ्रॉम आउटसाइड द एक्ट सच एज द प्रीवियस लॉज, डिक्शनरीज, केस लॉज एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक लॉ को समझने के लिए जज क्या करेगा, किसी पुराने लॉ को जो किसी और एक्ट से होगा या किसी और जगह से होगा, वहाँ से जाके उस लॉ को इस न्यू लॉ के साथ रिलेट कराएगा, या फिर उस लॉ को समझने के लिए जज क्या करेगा, कोई डिक्शनरी की हेल्प ले लेगा, ठीक है। या उस लॉ को समझने के लिए जज क्या करेगा, पास्ट में हुए केसेस को समझने की कोशिश करेगा, इसको कहते हैं केस लॉस। या फिर उस लॉ को समझने के लिए जज क्या करेगा, उसकी हिस्ट्री देखेगा कि ये लॉ कहाँ से निकला। ये सारी चीज़ें होती हैं एक्सट्रिंसिव, क्योंकि ये उस
लॉस के एक्ट के अंदर से देखने की बजाय हम बाकी की सोर्सेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह से इंटरप्रिटेशन होती है। फिर आता है नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। रूल्स ऑफ द इंटरप्रिटेशन एक्ट एज गाइडलाइंस नॉट स्ट्रिक्ट लॉज। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि लॉ को सही तरीके से यूज़ करना, ठीक है, यानी कि लॉ को सही तरीके से यूज़ करने के मेथड को हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। क्योंकि जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं हमें एक गाइडलाइन मिल जाती है कि ये लॉ किस मकसद के लिए बनाया गया है, कहाँ पे यूज़ होगा, इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। दे हेल्प जजेस अप्लाई द लॉ फेयरली एंड कंसिस्टेंटली। इंटरप्रिटेशन करने से क्या होता है कि जो जज है वो लॉ को बहुत सही तरीके से अप्लाई कर सकता है। फेयरली का मतलब है जस्टिस दे सकता है लोगों को, और कंसिस्टेंट रह सकता है वो लॉ, यानी कि वो लॉ पुराना भी हो जाए तब भी हम उसको नए केसेस में तभी यूज़ कर सकते हैं जब जज उस लॉ को इंटरप्रिटेट करेंगे, समझेंगे कि ये लॉ क्या आजकल के दौर में भी यूज़ हो सकता है कि नहीं, ठीक है। इसीलिए इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है। फिर आता है कोर्ट्स चूज द मोस्ट सुटेबल रूल बेस्ड ऑन दी सिचुएशन। और कोर्ट्स क्या करती हैं, चारों में से किसी भी एक को यूज़ कर सकती हैं उस लॉ को समझने के लिए, यानी कि वो कोर्ट लिटरल रूल यूज़ करेगी या गोल्डन रूल या कोई भी इनमें से ही रूल यूज़ करेगी किसी लॉ को समझने के लिए ताकि केस पे अप्लाई किया जा सके। द एम इज़ टू अपहोल्ड जस्टिस एंड इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट। एम का मतलब है कि इंटरप्रिटेशन हम इसलिए इस एम से और इस मकसद से यूज़ करते हैं ताकि लॉ का सही मीनिंग पता चल सके और लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिस प्रोवाइड कर सके, ठीक है, ताकि पार्लियामेंट की टेंशन पता चल जाए कि उन्होंने लॉ को किस मकसद के लिए बनाया और लोगों को इंसाफ मिले। ये वजह है इंटरप्रिटेशन करने की। फिर आ जाता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में जो भी आपने ऊपर पढ़ा है वो आपने शॉर्ट करके 6 से 7 लाइनों में लिख के वाइंड अप कर देना है। खुदा हाफिज़।